तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जो अक्टूबर का फिलहाल जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर आप जो अपना चार्ट देख पा रहे हैं, ये आपका लगन चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा जब भी हम अक्टूबर का गोचर अप्लाई करेंगे आपके लगन कुंडली में। सबसे पहले यहाँ हम ग्रहों की गोचरी व्यवस्था के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं गोचर को। गोचर में बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। वहीं बुध का गोचर 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा और इसके बाद इनका गोचर भी तुला राशि में स्टार्ट होगा। शुक्र 14 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर कर्क में होगा। बृहस्पति अभी वक्री होकर गोचर करेंगे 9 अक्टूबर से, जो कि वृषभ में ही वक्री हो रहे हैं। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर फिलहाल गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को हमें कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। राहु जहां हमें मीन राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं कन्या राशि में केतु हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं आपको जो वास्तव में जो प्लेसमेंट है आपको उस हिसाब से क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से ही स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध का गोचर जो रहेगा वो कन्या राशि में बुध का गोचर रहेगा। लगभग 10 अक्टूबर तक ये इनका गोचर कन्या राशि में है। तो लग्नेश होकर बुध यहाँ आपके 4th हाउस में रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर सिर्फ 1 तारीख को रहेंगे। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो आपको घर परिवार से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है, अपने खुद के लिए कोई पर्सनल डिसीजन लेना है, तो वो आप हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए यहाँ पे, क्योंकि केतु साथ है। और ऐसा जो स्थिति है वो आपको कोई रिसर्च करने के लिए या कोई अकल्ट से रिलेटेड फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, पर आपके सामने बहुत सारे विकल्प भी मौजूद होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्थिति बन सकती है जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या आपको कोई विषय में ज़्यादा एनालिसिस करना पड़े। बुध की ये स्थिति दिखाती है कि आप किसी भी विषय में बहुत गहराई से सोचने में ज़्यादा माहिर होंगे और दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर आपका जो मंगल की स्थिति भी इस मंथ में दूसरे भाव में बनेगी और इधर बुध भी केतु के साथ रहेंगे। तो अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या कोई आप अच्छे स्पीकर हैं, आप टीचिंग के फील्ड में हैं, यानी ऐसा काम जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ता हो, तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बुध की दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहेगी और 10th हाउस में राहु होने से वही यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव स्थिति आपके लिए नज़र आ सकती है। तो ये समय में थोड़ा सा वाणी को लेकर ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये 10 अक्टूबर के बाद इनका गोचर होगा तुला में। तुला में इनका गोचर बेहद अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग जो पावर है काफ़ी अच्छी मिलेगी बुध से और आपको बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी डिसीजन वगैरह लेने में। इसके साथ साथ मेनली आप क्रिएटिव वर्क पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस है और यहाँ पे तुला राशि में बुध रहेंगे अपने मित्र शुक्र की राशि में और यहाँ पर शुक्र भी साथ ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं और आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो अर्निंग सोर्सेज हैं, उनमें आपको ज़रूर यहाँ मदद मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी होकर स्टार्टिंग में लगभग हमें इस मंथ की शुरुआत में चंद्रमा केतु के साथ देखने को मिलेंगे, जहां अभी बुध की स्थिति भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस करना पड़े और थोड़ा आपके माइंड पर भी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है किसी किसी काम को लेकर। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 5th हाउस में, जहाँ वो तुला राशि में रहेंगे। ये स्थिति इनकी लगभग 3-4 तारीख के आसपास बनेगी। ये स्थिति की वजह से आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह से इनकम प्राप्त कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अन्य इस प्रकार के तरीके से कोई आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ आप क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से फेमस हो सकेंगे अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। साथ साथ में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं यहाँ पे। और चंद्रमा का यहाँ से फिर दृष्टि आपके लाभ स्थान पे रहेगा, तो आपको अचानक से कहीं ना कहीं से धन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। चंद्रमा की फिर स्थिति बनेगी आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में लगभग ये स्थिति 5 या 6 तारीख के आसपास बनेगी, जहां पर आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आप थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे काम करने के प्रति और ऐसे में कोई रिस्क भी आप ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कोशिश करिएगा कि एक तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो और किसी से आपका कोई विवाद भी ना हो।
चंद्रमा की स्थिति उसके बाद धनु राशि में बनेगी, जहां पर चंद्रमा आपको आपके जीवन साथी से बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ चंद्रमा का होना दिखाता है कि जातक को दूसरों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। फिर हम सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है और सूर्य का गोचर अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर कन्या राशि में रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 17 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में रहते हुए कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति बन सकती है। माता पिता के साथ या अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका मतभेद रह सकता है। यहाँ सूर्य है तो कैरियर को लेकर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है या ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उस प्रकार का मान सम्मान या रेपुटेशन आपको हो सकता है ना मिले जिस प्रकार का आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ सूर्य के होते हुए थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है, इवन आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या विदेश में अगर सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। उसके बाद सूर्य का जो प्रवेश होगा तुला में होगा। तुला में यहाँ सूर्य जो है शुक्र के साथ भी यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 13 अक्टूबर तक वो तुला में है और यहाँ पर जो स्थिति बनेगी सूर्य की, हालांकि शुक्र बाद में आगे निकल जाएंगे सूर्य से, लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ पर 5th हाउस में है और सूर्य क्योंकि तीसरे के स्वामी, तो तीसरे के स्वामी होकर 5वें भाव में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से ही सूर्य आपको क्रिएटिव फील्ड में जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सूर्य आपको काफी ज्यादा जिद दे सकता है, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा फायरी है और तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको जो भी क्रिएटिव फील्ड में कुछ अचीव करना है उसमें सूर्य आपकी मदद अवश्य कर सकेंगे। थोड़ा सा संतान से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ेंगी और आपका अगर किसी से कोई लव अफेयर वगैरह है तो लगभग आपका वो लव अफेयर 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा मनमुटाव में बदल जाएगा। यहाँ से फिर सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। ऐसा सूर्य आपको नेटवर्क में काफी ज्यादा विस्तार देगा और बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज या ऐसे अर्निंग्स के मौके आपको सूर्य दे सकता है जहां पर आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सूर्य आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। तो सूर्य का यहाँ आना ज्यादा बेहतर है, कहीं ना कहीं नीच के होने के बावजूद भी। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल आपके 6th लॉर्ड और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल की प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो 20 अक्टूबर तक मिथुन में ही वो है और यहाँ पे मंगल का होना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनाएगा, जिद्दी बनाएगा और ये आपको एनर्जी मिल रही है कहीं ना कहीं। तो आप लगभग 20 अक्टूबर तक उन स्थितियों में रहेंगे जहां पर आपके कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी अर्निंग्स में कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ही अच्छे से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह के आप काम कर सकेंगे। आप अच्छा खासा ट्रेवल भी कर सकेंगे और दूसरों के साथ व्यवहार को लेकर थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि ऐसा जो मंगल होगा बहुत ज़्यादा एग्रेशन देगा और आपकी वाणी में भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होने के चांसेस हैं। मंगल की दृष्टि फिर आपके यहाँ से रहेगी आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर केतु और चंद्रमा का गोचर रहेगा और इसके साथ साथ यहाँ सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, परिवार के साथ थोड़े मतभेद वगैरह हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी। 7वें भाव पे रहने से जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तनातनी हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि जीवन साथी से आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। फिर यहाँ पर आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपका जो पब्लिक ऑरा है वो भी प्रभावित होगा और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगी, जहाँ वो अपने उच्च के घर पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ मंगल आपको कोई ज़्यादा विशेष नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई बहुत ऐसा बहुत डीप काम कर रहे हैं किसी विषय को पढ़ने में, या बहुत आपको अगर परेशानी आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन है, तो ऐसे में मंगल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मंगल की फिर यहाँ से स्थिति बदलेगी और कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में नीच की स्थिति में आ जाएंगे तो वाणी पर आपको अब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा 20 अक्टूबर के बाद। और ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को लेके, घर को लेके, परिवार को लेके कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं इस समय में। मंगल की यहाँ स्थिति है तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बात बात पर गुस्सा होना, बात बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे देना, जिससे आपको नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी इससे मंगल आपको काफी तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है वैसे अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल नीच के हैं इसलिए वो गलत फैसला करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन दे सकते हैं, जिससे आपको अपने रिलेशंस को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी। 8वें भाव में मंगल यहाँ ज्यादा नकारात्मक परिणाम आपको नहीं देंगे। सडन आपको इनकम में उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा वगैरह आपकी हो सकती है। यहाँ पर आपका अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है आपके 8वें भाव में तब आपको जरूर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ जीवन साथी और उनकी फैमिली से भी आपके थोड़े रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस बन जाएंगे।
मंगल की दृष्टि रहेगी आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे यहाँ दृष्टि काफ़ी अच्छा काम करेगी, और क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपको अपने उच्च अध्ययन पे फोकस डालना है, या अपने करियर में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, तो इस समय प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम गुरु पर। गुरु के गोचर को देखेंगे तो गुरु का गोचर भी इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 9 तारीख से गुरु वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से अब ये आपके लिए प्लानिंग करने का समय रहेगा बेसिकली, और कोई भी नया काम आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी जो काम है जिसमें आप जैसे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, या कुछ आपने एकदम से नया सोचा और उसको आप अभी करने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के प्लान करने, अपने लिए, खुद के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए, अपने परिवार के लिए, या अगर फॉरेन सेटल होना चाहते तो फॉरेन के लिए भी। तो ऐसा जो गुरु होगा लगभग आपके कामों को थोड़ा सा रोकेगा। हो सकता है कि आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल भी ना कर सकें इस समय में। साथ में आपको ये जो 7th हाउस है और जो 10th हाउस है, उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो 7th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड काम आपका कोई भी हो, उसमें भी आपको लंबे समय के लिए प्लान अवश्य करना चाहिए। अब जो गुरु की यहाँ से अगर हम दृष्टि देखेंगे तो 4th हाउस पे पड़ रही है, तो परिवार के साथ और माता पिता के साथ आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस वजह से आप अगर अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, घर खरीदना चाहें, तो भी आपको मुश्किलें आ सकती है काफ़ी ज़्यादा। आपको इवन बहुत ज़्यादा खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है, और परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आपको बहुत बड़ा कोई खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ से इनका दृष्टि रहेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस पे दृष्टि रहेगा तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आप कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन समय के साथ साथ आप काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकेंगे और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी आपको कुछ नया प्लान करने का समय। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्थिति यह है कि गुरु जो है वो 10th लॉर्ड तो है ही, और वो 6th हाउस से भी संबंध बना रहे। ऐसी कंडीशन में आपके डायरेक्टली जो कैरियर है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे यहाँ पर गुरु। तो गुरु आपको डेली लाइफ को मैनेज करने में बहुत अच्छा बनाएंगे, और आप लगभग अपना काम समय पर पूरा करना पसंद करेंगे इस समय में। गुरु का यहाँ पर जो दृष्टि है उसके बाद 8वें भाव पे रहेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, काफ़ी फेवर में रहेगा आपके। इससे आपको रिसर्च वगैरह करने में मदद मिल सकेगी। कोई भी साइंटिफिक वर्क करना है, कोई भी ऐसा अन्य काम करना है जिसमें आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डीपली काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे कामों में आपको मदद मिल सकती है। तो गुरु का गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार का रहेगा, और विशेष रूप से आपको अपने कैरियर और अपने रिलेशनशिप और मैरिज के लिए भी अगर कोई लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान करना तो कर सकते हैं। शनि के बारे में बात करें तो शनि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। शनि आपके 9th हाउस में स्थित है। 9th हाउस में स्थित शनि कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी शनि वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। आपका भाग्य भी काफ़ी अच्छे से साथ देगा, और आपको अगर उच्च अध्ययन में आगे बढ़ना है तो आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। शनि की ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है आपके इन लॉज से भी काफ़ी ज़्यादा फेवर मिल सकता है, और कुछ हिडन तरीके से भी आपको इनकम वगैरह हो सकती है। यहाँ पर शनि का दृष्टि जो कि 7वां दृष्टि जो आपके पड़ रहा है 3रे भाव पे, यहाँ आपको शनि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अब आप जो भी एफर्ट करेंगे आप इजीली एफर्ट कर सकेंगे, और उन एफर्ट का आपको लाभ भी जरूर हो सकेगा इस दृष्टि होने की वजह से। यहाँ पे शनि की क्योंकि जो 3री दृष्टि है वो आपकी 11वें भाव पे, 11वें भाव पे ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए फेवर करेगी, क्योंकि अपने घर में मूल त्रिकोण में शनि बैठे, तो यहाँ भी आपको कोई विशेष रुकावट शनि नहीं डालने वाले। उसके बाद शनि की दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, और यहाँ वक्री बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको यहाँ भी कोई विशेष रूप से शनि कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं। बस आपको अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लगभग हमने इन सभी ग्रहों के बारे में अभी बात की, और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस मंथ में आपको जो प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे अपना मेनली अर्निंग्स के लिए, अपने कैरियर के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस टूर या फिर फॉरेन ट्रेवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम यहाँ नज़र नहीं आ रही। हाँ, हो सकता है कि आपके चार्ट में अगर कोई ग्रह आपके जैसे 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो वहाँ उसके डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। अब देखिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए निकल कर आने वाले हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे अच्छे दिनों में यहाँ पर रहेंगे आपके लिए 4, 5, फिर 9 से 10 तारीख तक, 17 से 18 और 24 से 28 तक। ये इस मंथ में आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ रहा है, तो आप काम को इन दिनों में प्लान अवश्य ही कर सकते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले। खराब दिनों की जहां तक बात है, सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो ये स्थिति आपके 6th हाउस में बनेगी। 6 से 8 तारीख तक आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपसे कोई गलत फैसला हो सकता है, कोई आपकी इनकम वगैरह को लेकर दिक्कत हो सकती है, अपने खर्चों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बर्डन काम का आपके ऊपर रह सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा 11 और 12 को ये स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, विशेष रूप से आर्थिक मामले या धन संपत्ति संबंधी मामलों में। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा 19 और 20 को, तो ये आपके लिए लर्निंग का फेज रहेगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है और आपको अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत पड़ सकती है 19 और 20 को। तो ये कुछ खराब दिन रहने वाले आपके लिए इस मंथ में। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन के लिए कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।